आप सबको प्रणाम। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं पिछले 17 साल से दंतेवाड़ा में रहता हूँ और अभी 2 हफ्ते से बाहर हूँ। जैसा अभी डेनियल भाई बता रहे थे कि 17 साल पहले हम दंतेवाड़ा गए और एक गांव में रहना शुरू किया, क्योंकि जैसा घर में गांधी जी की किताबों में और सब जगह पढ़ते थे कि गांधी जी कहते थे कि नौजवानों को देश के गांव में जाना चाहिए, गांव में रहना चाहिए। और उनका कहना था कि अगर गांव में काम करने वाले कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो हमारा देश का लोकतंत्र गुंडों का लोकतंत्र बन जाएगा, इसलिए गांव में जाकर के नौजवानों को रहना चाहिए। और आदिवासी क्षेत्रों के विषय में तो उन्होंने ये कहा था कि कार्यकर्ता को आदिवासी क्षेत्र में जाना चाहिए, जीवन भर वहां रहना चाहिए और मृत्यु के बाद भी वहीं रहना चाहिए। तो 92 में जब हम गए तो जैसा आमतौर पर आदिवासी क्षेत्रों का हाल है वही हाल वहां भी था। स्कूल नहीं, स्कूल है तो टीचर नहीं, राशन दुकान है तो राशन नहीं, राशन है तो वो ब्लैक में चला जाता है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, आदिवासी 2-3 महीने का अनाज उगा पाता है, कुपोषित है, बच्चे बहुत ज़्यादा कुपोषित हैं, 90% कुपोषण है, ये सारी चीज़ें थी। तो उनके बीच में एक गांव में रह करके आसपास घूमना शुरू किया, महिलाओं के साथ बैठना शुरू किया और फिर उन्हीं के बीच से उन्हीं से पूछ करके कि क्या समस्या है, समस्याओं पर बात शुरू की। फिर उसका क्या समाधान हो सकता है, समाधान भी उन्हीं से जानने की कोशिश करते थे। फिर उस समाधान को लेकर के ज़रूरत होती थी संगठित करके सरकार से, अधिकारियों से मिल करके लड़ने जाते थे, लड़ते थे, उनको लड़ना सिखाते थे। और हमारी कोशिश ये थी कि लोग अहिंसक तरीके से कैसे लड़ना सीखें, क्योंकि जब बस्तर जाने की बात हुई तो जो भी हमारे वरिष्ठ गांधी जन थे उन्होंने कहा कि तुम्हें बस्तर जाना चाहिए, बस्तर में हिंसा बहुत हो रही है और अहिंसा की ताकत सिद्ध करो वहां जाकर। निर्मला देशपांडे जी वगैरह, हमारे पिताजी और बहुत सारे दूसरे लोग। तो हम बस्तर खास तौर से इसलिए गए थे कि अहिंसा की ताकत को सिद्ध कर सकें। और हमें लग रहा था कि इस तरीके से छोटी छोटी लड़ाइयाँ, आदिवासी महिलाएं जब लड़ती थीं, राशन की दुकान के लिए लड़ती थी और जीतती थी, राशन की दुकान ठीक से चलने लगती थी, तो उससे जो उनमें उत्साह आता था, उससे इस देश के लोकतंत्र में हमें लगता था उनका विश्वास पुनर्जीवित हो रहा है। जो कि वहां पर काम करने वाले हमारे वो साथी जो ये समझाते थे कि ये व्यवस्था तो काम कर ही नहीं सकती, ये सिस्टम काम करेगा ही नहीं, इसलिए बंदूक उठाओ और इस सिस्टम को उठाकर फेंक दो, क्योंकि इसी सिस्टम की वजह से तुम्हारा ये हाल है। जब हम गए थे तो हमने वहां पता किया कि आदिवासियों के बीच में नक्सलवादी भाई जब आए थे तो क्या हालत थी और किन इश्यूज पर आए थे। 80s में जब वो आए तो, और जब हम गए थे तब भी यही हालत थी करीब करीब, कि एक हेडलोड लकड़ी के लिए जो फॉरेस्ट गार्ड होता था वो आदिवासी महिला की इज्जत नहीं करता था। दिन दिन भर पुरुषों को ठंडे पानी में नदी में खड़े रखते थे, थोड़ी सी अगर जंगल से लकड़ी मकान बनाने के लिए, जलाने के लिए ले ली। पटवारी 3 रुपया लगान है तो 300 रुपया वसूल लेता था, मुर्गा बकरा वसूल के लिए जाता था। पुलिस अगर गांव में आ जाती थी किसी झगड़े को लेकर के तो पूरे गांव को से पैसा वसूला जाता था, पूरे गांव की पिटाई होती थी, कई कई दिन तक थाने में पड़े रहते थे लोग। इस हालत में नक्सलियों ने आकर के कहा कि ये लो, ये फॉरेस्ट गार्ड तुमको परेशान करता है, इसको पेड़ से बांध दिया और कहा कि मारो इसको, पीटो। तो पहली बार आदिवासी को ताकत का एहसास
कराया नक्सलियों ने। हमारा मानना यह था कि ये ताकत का एहसास कराने की जिम्मेदारी इंडियन स्टेट की थी, कि वो आदिवासी को उस ताकत का एहसास कराती जिस ताकत का एहसास नक्सलियों ने कराया। और हम जब गए तो हमें लगा कि इंडियन स्टेट की तरफ से डॉक्टर बंदूक वाला का स्वागत करते हैं। हम लोग उन लोगों को, हमें लगता था कि हम लोकतंत्र को इस तरीके से ग्रास रूट लेवल पर मजबूत कर रहे हैं, लेकिन